नमस्कार, चुनावी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी अपडेट के साथ। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज बैठक में इस दौरान मौजूद हैं और आज ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। तो बाकी प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर प्रत्याशियों का आज ऐलान हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी प्रत्याशी आज घोषित किए जा सकते हैं। बस्तर, बिलासपुर संभाग के लिए आज नामों का ऐलान हो सकता है और रायगढ़ और कांकेर के लिए भी आज घोषणा हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बचे हुए सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम। तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी आप देख पा रहे हैं इस वक्त संजय उपाध्याय, मुरैना से इन्हें पंकज उपाध्याय जिन्हें मुरैना से बनाया जा सकता है। महेश परमार को उज्जैन से, लखन घनघोरिया को जबलपुर से और फूंदेलाल मार्को को शहडोल, विपिन जैन मंदसौर से ये प्रत्याशी हो सकते हैं। तो वहीं राजगढ़ की अगर बात की जाए तो चंदर सोंधिया को यहां का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं। संजय शर्मा को नर्मदापुरम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव प्रत्याशी हो सकते हैं। रतलाम की अगर बात की जाए कांतिलाल भूरिया और बालाघाट से हीना कावरे के नाम पर संभावना जताई जा रही है। रीवा में नीलम मिश्रा, विदिशा सिंह, अनुमा आचार्य, गुना से वीरेंद्र रघुवंशी, गुना से यादवेंद्र यादव, यानी कि गुना से 2 प्रत्याशी हैं जिन पर संभावना जताई जा रही है। खंडवा की अगर बात की जाए तो अरुण यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं दमोह में देखिए रंजिता पटेल, इंदौर में अक्षय कांति बम, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला और कांतिलाल भूरिया रतलाम से प्रत्याशी हो सकते हैं। हीना कांवरे बालाघाट से प्रत्याशी हो सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम की संभावना जताई जा रही है। कांकेर से वीरेश ठाकुर या फिर मोहन मरकाम को यहां प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो विष्णु यादव यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं बस्तर से दीपक बैज के नाम पर पहले ही संभावना जताई जा रही है। आज वो फाइनल हो सकता है उनका नाम। और रायगढ़ से मेनका सिंह या फिर जयमाला देवी, ये दोनों के नाम संभावना में लिस्ट में शामिल हैं। सरगुजा में शशि सिंह या फिर अमरजीत भगत या फिर प्रेमसाय सिंह टेका। और कांकेर की अगर बात की जाए वीरेश ठाकुर या फिर मोहन मरकाम को यहां से प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण जारी है। केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सी कृष्ण कुमार के पक्ष में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो कोट्टा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड शो की तस्वीर है ये। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे और तमिलनाडु के सलेम में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण जारी है और लोकसभा चुनाव के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी को 370 सीटों के अपने लक्ष्य को पाना है तो इस क्षेत्र में काफी मेहनत करनी होगी और बड़ी संख्या में सीटें भी जीतनी होंगी। फिलहाल ये तस्वीर जो देख रहे हैं वो केरल के पलक्कड़ की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। अभी भी रोड शो जारी है और बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में यूपी के बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। देर रात 2:30 बजे तक यहां मंथन चला है। तीसरी सूची के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है। तो बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो देर रात 2:30 बजे तक यहाँ बैठक हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस दौरान कई बड़े दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद थे और साथ ही तीसरी सूची के प्रत्याशियों के नामों पर यहाँ मंथन किया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट अब छिंदवाड़ा है, क्योंकि छिंदवाड़ा के दौरे पर आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं और कमलनाथ के गढ़ में 3 दिन तक विजयवर्गीय रुकेंगे।
प्रचार प्रसार करेंगे। छिंदवाड़ा में विधानसभा स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और 3 दिन में 6 विधानसभाओं में विजयवर्गीय पहुंचने वाले हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तैयारियों की वो समीक्षा करने पहुंचे हैं। तो छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी अब टारगेट कर रही है बीजेपी। वहां पे पहुंची है विजयवर्गीय, वहां रहने वाले हैं 3 दिन में और 6 विधानसभाओं में विजयवर्गीय जाएंगे, समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन की जो तैयारियां हैं उसका भी जायजा लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जहां महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इसे लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तीखा होता जा रहा है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद रविवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर एफआईआर राजनीति द्वेष के कारण की गई है। भूपेश के इस आरोप के बाद सोमवार को बारी बीजेपी की थी। उसने छत्तीसगढ़ के 5 संभागों से अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश पर पलटवार भी किया है। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर की 5 ये जो तस्वीर है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी नेताओं ने कहा कि भूपेश बघेल चोरी ऊपर सीनाजोरी कर रहे हैं। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी के का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है। छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। एक वीडियो जारी किया गया, वीडियो में स्पष्ट रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम लिया गया, जो प्रदर्शित करता है कि ये महादेव ऐप जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप पूर्व सरकार के पूरा संरक्षण में चल रहा था और उसी की याद देन है कि आज छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। और एफआईआर के खिलाफ चूंकि एफआईआर हो गया तो तिलमिलाहट के स्वरूप उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज अभियुक्त ने खुद होकर सार्वजनिक बयान देकर अब चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ की है वो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिसमें संदेही के रूप में भूपेश बघेल जी का भी नाम है और उसके चलते भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो ये द्वेषपूर्ण और उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये जनता के वोट से चुनाव जीतती है, जनता के वोट से चुनाव हारती है। भूपेश बघेल जी का ये कहना कि यह जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, राजनीतिक द्वेष और बदले की राजनीति है, ऐसा उनका कहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदले की राजनीति नहीं करती। आप पर एक आरोप लगा जिसकी जांच हुई और प्रक्रिया के अंतर्गत आप पर एफआईआर दर्ज हुआ। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि रविवार को भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा था। में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध
के चलते ये एफआईआर किया गया। तो कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सोमवार को दिन भर बीजेपी के निशाने पर रही पिछली कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, जिसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भ्रष्टाचार और घोटालों की जनक उन्हें बताया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि महादेव ऐप को बचाने भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई। आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा, खाली यही कहा कि वो झूठ है। छत्तीसगढ़ तो एफआईआर के बाद भूपेश बघेल के राजनीतिक द्वेष वाले आरोप के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस और भूपेश पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि पूरे मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि महादेव ऐप बंद नहीं होगा। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि साबित हुआ कि महादेव ऐप को बचाने भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई। महादेव ऐप एक ऐप है और जरूरी नहीं है कि उसको बंद किया जाए। उसके खिलाफ में कार्रवाई, जो लोग उसके माध्यम से गलत काम कर रहे हैं और भारत का उपयोग कर रहे हैं, भारत की धरती का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ईडी भी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप को बंद करना आवश्यक नहीं है, उसमें जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि महादेव ऐप का जो हमारा आरोप था भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को संरक्षण है, वह साबित होता है। केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी जहां पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वही कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन तेज हो गया है। आज फिर दिल्ली में कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें एमपी की 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। यूपी की 25 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस से पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस से दिग्गज नेताओं के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको इससे जुड़ी 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर है कोरबा की, जहां कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा की है, जहां के पाली तनाखार विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसमें कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला महामंत्री शैलेश सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कमलनाथ के करीबी कांग्रेस नेता सैयद जाफर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। चुनाव से पहले जाफर का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी में गए लोग उस 500, 1000 के नोट की तरह होंगे जो कभी भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उन्हें टिकने नहीं देंगे। कांग्रेस छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। एक प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जहाज डूबते हुए है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहते। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारे मुख्यमंत्री के कामों पर विश्वास व्यक्त किया। 1200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने, और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं
पाली ब्लॉक के, तो उन्होंने सब प्रवेश किया है और हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शुरू किए पोस्टर वॉर के जवाब में कांग्रेस भी अब खुलकर मैदान में आ गई है। बीजेपी ने ज्योत्सना महंत के खिलाफ जारी पोस्टर में उन्हें लापता बताया था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कोरबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को लेकर पोस्टर जारी किया। एक्स पोस्ट पर सरोज पांडे को सैलानी बताया गया। पोस्ट में लिखा है कि कोरबा वासी सावधान, पिकनिक मनाने सैलानी आए हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, लिखा गया। वहीं कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने भी इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की बहू हूँ, बिसाहू दास महंत की बहू, छत्तीसगढ़ की हूँ और मैं परदेसी नहीं हूँ। तो वहीं इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। यहाँ लंबे समय तक सुमित्रा महाजन बीजेपी सांसद रही हैं, तो इस बार मैदान में शंकर लालवानी है। बीजेपी का ये एक ऐसा गढ़ है जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक इस सीट से किसी उम्मीदवार का नाम ही फाइनल नहीं कर पाई है। कांग्रेस की इसी दुविधा पर देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंदौर में कांग्रेस से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा जो भाजपा को उसके मजबूत गढ़ में बराबरी की टक्कर दे पाए। दूसरी ओर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट में से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। 2018 के चुनाव में लालवानी ने कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,47,754 वोटों से करारी मात दी थी। एक नजर डालते हैं इंदौर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरणों पर। बीजेपी का गढ़ है इंदौर लोकसभा सीट। सुमित्रा महाजन यहां से 8 बार सांसद रहीं। शंकर लालवानी मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। 1989 से लगातार बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतती आई। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में इंदौर सीट जीती थी। इंदौर सीट में देपालपुर, राऊ और सांवेर आते हैं। शहरी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल हैं। लालवानी 2018 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। साफ है, कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस अभेद दुर्ग में सेंध लगाना कोई हंसी खेल नहीं। बीजेपी का आत्मविश्वास इस बात से समझा जा सकता है कि उसने इस बार 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के टारगेट को सेट किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बड़ी बद से बदतर हो चली है। 29 लोकसभा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जिसको लड़ाने को तैयार होते हैं वो या तो कांग्रेस छोड़ के चले जाता है या चुनाव लड़ने से मना कर देता है। अब देखना होगा कि किसको बलि का बकरा बनाते हैं। अभी तो कोई तैयार नहीं हो रहा, इसलिए सीट होल्ड पर है। बड़ी लंबी लाइन है, रोज लाइन लगी। जीतू पटवारी रोज रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और नीचे से रोज लोग खसक रहे हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति है। दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि शंकर लालवानी बीजेपी में ग्रेस से पास हुए नेता हैं। पहले बीजेपी को अपनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए, फिर दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। जल्दी सीईसी की बैठक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी क्लियर कर चुके हैं कि लगभग 19 तारीख तक मध्य प्रदेश के बचे हुए 18 से 19 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। जिस तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का पर्याय बन चुके हैं, वो उनके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हुए। तो पहले अपना घर संभालें। कांग्रेस पे उंगली उठाना बहुत आसान है। इंदौर लोकसभा सीट पर जीत को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है। पार्टी खेमे में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि जीत का अंतर कितना रहेगा। दूसरी ओर है कांग्रेस, जहां बीजेपी के दुर्ग में सेंध लगाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती है एक मजबूत कैंडिडेट उतारना और बीजेपी की कमजोर नस पकड़ना। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी के परिवार में शामिल एक नए सदस्य के बारे में। वैसे तो कोई इंसान नहीं, लेकिन जो काम ये सदस्य कर रहा है उससे पीएम मोदी की बात उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो हिंदी नहीं समझते। இந்தியாவை உலகத்தோட 3வது பெரிய பொருளாதாரமா கொண்டு வர்றது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மோடிக்கு குடும்பமே இல்லைங்கறாங்க। पीएम मोदी का ये वीडियो देखकर आप भी हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी ने तमिल बोलना कब सीख लिया। आइए एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं। பிஜேபி ஆட்சியோட தொடர் முயற்சி என்னன்னா ஏழ்மையில இருக்கிற இளைஞர்களும் விளையாட்டு துறையில மேல வரணும்।
ये कमाल है पीएम मोदी के परिवार में शामिल हुए एक नए सदस्य का। पूरे देश में इन दिनों मोदी के परिवार की चर्चा है। मोदी के परिवार में आए दिन नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। तो वहीं एक और इंटरेस्टिंग सदस्य है जो मोदी के परिवार में अब शामिल हो गया है। लेकिन ये सदस्य कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। तो कौन है ये सदस्य, ये आपको अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। साउथ में भी जन जन तक उनकी बात पहुंचे, इसके लिए वह एक नए सदस्य को अपने परिवार में लेकर आए हैं। अब पीएम मोदी की सारी बात तमिल में लोगों तक पहुंच रही है, वो भी बिना किसी ट्रांसलेटर के। இதுக்காக கடந்த 10 வருஷத்துல நாங்க அவங்களுக்காக வாய்ப்புகளை உருவாக்கியிருக்கோம்। दरअसल पीएम मोदी के परिवार के जिस नए सदस्य की हम बात कर रहे थे वो एक एआई है। जी हाँ, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस एआई की मदद से अब पीएम मोदी द्वारा बोली गई हर बात, उनका हर भाषण तमिल में ट्रांसलेट हो रहा है और जन जन तक पहुंच रहा है। दरअसल पीएम मोदी का एक्स पर एक नया हैंडल लॉन्च किया गया है। इस हैंडल का नाम है नरेंद्र मोदी तमिल और इसे आप एक्स पर @NaMo in तमिल के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस नए एक्स हैंडल पर पीएम मोदी के सारे भाषण और बयान खुद ब खुद एआई की मदद से ट्रांसलेट होकर पोस्ट होंगे। इससे हिंदी नहीं समझने वाले और तमिल समझने वाली बड़ी जनसंख्या तक पीएम मोदी के मन की बात सीधे सीधे पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चौकीदार, फिर परिवार और अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया है। एक दिन पहले ही मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को लेकर तेलंगाना में पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद इंडिया अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा।